हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। दोपहर का नमस्कार, आपको भी दोपहर का नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्टार्ट करें एक अमेजिंग से क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद अमेजिंग चैप्टर है। बताया नहीं जा सकता कि आपके इस्तेमाल में कितना आएगा, बस इतना बताया जा सकता है कि इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर यूजफुल फॉर यू। इसके बिना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आता है, ना आएगा, ना आने वाला था, ना आया है आज तक किसी को। सो ये था, है और रहेगा, हमेशा ऑर्गेनिक के लिए यूजफुल था, है और रहेगा। ऐसा वाला चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैंने आईयूपीएसी नाम सिखाया, जिसमें आपको पता लग जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम कैसे रखते हैं। ठीक है, अब हमने नाम रखना सीख लिया है। नाउ अब उसका जनरल यूज कैसे करते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने आईयूपीएसी पढ़ा। आईयूपीएसी के बाद नाउ वी आर सेइंग कि जो हमने नाम रखा है उसका यूजेस कैसे करते हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक टूल्स क्या क्या है। जैसे अगर आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल ऐसे पढ़ना है तो आपको पहले ABCD पढ़ना पड़ता है, राइट। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन चीजों का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। अब मैं एक एक करके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, रेडी सब लोग, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी यूजफुल चैप्टर फॉर यू पीपल। आओ देखो बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे होते हैं आपको, उसका मतलब क्या है एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस। जनरल, फिर आते हैं बेटा आपके पास ऑर्गेनिक, एंड फिर आते हैं आपके पास केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आओ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन की स्टडी है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन के कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं मतलब कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड टू बी मोर स्पेसिफिक। अच्छा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन पढ़ाई जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, रिएक्शंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन टू बी स्पेसिफिक। अब आ जाओ कि हमें पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह समझना है कि रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या काम आता है। जीओसी में पढ़ना क्या है मैं पहले क्लियर कर दूं। जैसे जीओसी में आगे जाके जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर की चीजें अभी हम पढ़ लेंगे, बेसिक्स पढ़ लेंगे। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऑर्गेनिक रिएक्शन की बेसिक्स को पढ़ाता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन आगे हम पढ़ाएंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन ये डालो, ये डालो, ये डालो, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बनाते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन होने से पहले की चीजें, बेसिक्स। आइए, तो मतलब हमें बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कभी भी जीओसी का क्वेश्चन आए, आप हमेशा उसको ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरह करके सोचोगे तो आंसर के करीब पहुंच जाओगे। आ जाओ मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की थोड़ी बात करूं। भाई कोई भी दुनिया, आपकी लाइफ में रिएक्शन कैसे होता है, थोड़ा सोचना, आपकी लाइफ में रिएक्शन कैसे होता है। तो यार आपकी लाइफ में रिएक्शन होता है कि पुराने संबंध टूटे, नए संबंध बन गए, रिएक्शन हो गया। मतलब ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड दैट इज कॉल्ड अ रिएक्शन। पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड्स टूटेंगे, इसी तरह से रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए बेटा, ये कोई एक बाबू है जिसकी बॉन्ड बनी पड़ी है सोना से। कोई बाबू नंबर 2 है बेटा जिसकी बॉन्ड बनी पड़ी है सोना से, सोना नंबर 2 से। अब ये दोनों ऑलरेडी बॉन्ड बने पड़े हैं, अब ये दोनों ऑलरेडी पुराने बॉन्ड संबंध में बने हुए हैं, इनका पहले से बॉन्ड बना पड़ा है। बट व्हाट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ओल्ड बॉन्ड्स बेटे ब्रेक हो जाएंगे एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। मुझे लगता है किसी को लेमैन की डेफिनेशन में ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं।
मैंने इससे नीचे लेवल का डेफिनेशन नहीं हो सकता, मतलब दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द समझाने का बेस्ट तरीका। ऑर्गेनिक रिएक्शन है क्या? तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, दिस इज अ रिएक्शन। ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड्स, दिस इज कॉल्ड अ रिएक्शन। रिएक्शन है क्या? तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स बेटा टूट रहे, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, दिस इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। और अगर यह हो रहा है तो दिस इज रिएक्शन। ऑर्गेनिक नहीं, केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन यही होता है, चाहे ऑर्गेनिक रिएक्शन हो चाहे इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो। रिएक्शन का मतलब ही है जो पहले से बॉन्ड बना है उसको तोड़ना है और नया बॉन्ड बना लेना है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, क्या ये एरो के लेफ्ट साइड में आपको ओल्ड बॉन्ड्स दिख रहे हैं? क्या ये एरो के राइट साइड में बेटा आपको न्यू बॉन्ड्स दिख रहे हैं? तो एरो के लेफ्ट साइड में ओल्ड बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एरो के राइट साइड में न्यू बॉन्ड्स दिख रहे हैं, क्लियर है? ओल्ड बॉन्ड्स, इसी को बेटा नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक के हिसाब से रिएक्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं जीओसी में सबसे छोटे से छोटे करके तोड़ तोड़ के पढ़ाने वाला हूं। और जो राइट साइड में न्यू बॉन्ड्स है बेटा, इसी को बोल दिया जाता है प्रोडक्ट। मतलब ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ओल्ड बॉन्ड्स जहां बने होते हैं उस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, जहां नए बॉन्ड बन जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जहां बेटा इसको, हाँ बहुत अच्छा, आपकी परिभाषा में दिस इज ब्रेकअप से पैचअप तक की जर्नी जो होती है उसी को रिएक्शन कहते हैं। आपकी जिंदगी में भी रिएक्शन होता है कि ब्रेकअप से लेकर के पैचअप तक वाली, जिसने किसी ने लिए तुषार शर्मा, ये देख रहे हो अपनी अपनी जीवन गाथा बेचारे कह रहे हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अभी आपको समझ आया कि किसी भी रिएक्शन में ये होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट भी दो तरीके का होता है, आते हैं। रिएक्टेंट भी दो तरीके का होता है आपके पास। रिएक्टेंट कैसे दो तरीके का होगा? आई रिएक्टेंट दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं बेटा हम सबस्ट्रेट, दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, मेरे प्यारे बच्चों, सबस्ट्रेट, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज रिएजेंट। एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट, दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट। सबस्ट्रेट का मतलब है, सबस्ट्रेट का मतलब है जिस पर अटैक हो रहा हो। मतलब ये ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे कैसे? कोई यहां से निकल के दूसरे पे अटैक करेगा। जैसे देखो यहां बना क्या है, ए और एक्स बना है, मतलब या तो ए ने एक्स पर अटैक किया होगा या फिर एक्स ने ए पे अटैक किया होगा। सुनो कहानी से, भाई ए और एक्स का बॉन्ड कैसे बना होगा? या तो ए ने एक्स पर अटैक मारा है या तो एक्स ने ए पर अटैक मारा है। तो यहां पे बड़ा सिंपल है, सबस्ट्रेट क्या है? जिस पर अटैक हो रहा है, समझेंगे? स्पेशीज ऑन विच, species on which reagent attacks, species on which reagent attacks, इसी को कहते हैं सबस्ट्रेट। और reagent क्या है? species which attacks on substrate, species which attacks on substrate, which attacks on substrate, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करे उसी को कहते हैं रिएजेंट। जिस पर अटैक हो रहा है दैट इज सबस्ट्रेट, जो अटैक कर रहा है दैट इज रिएजेंट। कहीं से कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं होगी ना? सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्लियर हुआ ना? स्पेसीज ऑन विच रिएजेंट अटैक्स, स्पेसीज विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। नाउ इसको, जो सबस्ट्रेट होता है जिस पर अटैक हो रहा है, इट इज ऑलवेज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा जो सबस्ट्रेट है ये हमेशा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। जो रिएजेंट है इट मे बी ऑर्गेनिक एंड मे बी इनऑर्गेनिक। ये रिएक्शन में पता लगेगा, अभी के लिए नॉलेज है। मे बी ऑर्गेनिक स्लैश इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। बोलो आगे बढ़े, समझ में आया? अब आ जाओ यहां पे कि रिएजेंट दो तरह से है, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। जिस पर अटैक हो रहा है सबस्ट्रेट, जो अटैक कर रहा है रिएजेंट। इट इज ऑलवेज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट मे बी ऑर्गेनिक और मे बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है CH3Cl, ये रिएक्टेंट है भाई। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा KOH से, K प्लस एंड OH माइनस। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी KOH से। जैसे रिएक्शन कराया प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो क्या यहां पे समझ में आ रहा है Cl पे डेल्टा माइनस है, और क्या यहां पे समझ आ रहा है इट इज डेल्टा प्लस।
इस प्लस को इस माइनस पे अटैक होगा, क्या बेटा CH3OH मिलने वाला है। इस प्लस को इस माइनस पे अटैक होगा, CH3OH मिलने वाला है। दूसरा, अब बेटा इस माइनस को इस प्लस से मोहब्बत है, तो बेटा हमेशा से आपको पता है प्लस और माइनस में कुछ तो होता है, कुछ कुछ होता है, एंड दैट इज, इसी से प्रोडक्ट बनता है। अब आज के बाद ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होने दूंगा, हर मैकेनिज्म बताऊंगा, हर डिटेल बताऊंगा। और एक फंडा जो हमेशा आपको दिखेगा कि प्लस की माइनस से कॉम्बिनेशन और माइनस का प्लस से कॉम्बिनेशन, पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन इसी पे बेस्ड है कि पहले वाले का प्लस दूसरे वाले की माइनस के साथ जाएगा और दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ जाएगा, तभी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ और दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ, इसी तरह से प्रोडक्ट बनता है। पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन लास्ट कर दूंगा बस इसी कॉन्सेप्ट से, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, दूसरे का प्लस पहले का माइनस के साथ। क्लियर? अब यहां पे कुछ कुछ हो रहा है, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ कुछ कुछ किया है, उसके बाद दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ कुछ कुछ किया है। बेटा अपोजिट्स अट्रैक्ट, बात क्लियर? अपोजिट्स अट्रैक्ट। आपको करना क्या है कि रिएक्टेंट में प्लस और माइनस देख लेना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो इस पर माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। पहले का प्लस दूसरे की माइनस के दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, पहले दूसरे का प्लस पहले के माइनस के साथ दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ, इसको कहते हैं बेटा हम सबस्ट्रेट। इसको मैं प्यार से बोलता हूं सबस्ट्रेट और इसको बोल देता हूं मैं रीएजेंट। क्यों? यहां देखो, ये बॉन्ड नहीं बनाया है, मतलब ये पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है OH माइनस। इस OH माइनस ने CH3 पे अटैक किया। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार गौर फरमाइएगा। इस OH माइनस ने CH3 पे अटैक किया, नेगेटिव चार्ज है, इंडिपेंडेंट नहीं, डेल माइनस नहीं अटैक कर पाएगा बिकॉज ये बॉन्ड बना हुआ है। यहां बॉन्ड नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, फटाक से अटैक करेगा। ठीक है? और देखोगे तो बेटा अगेन फिर से ये दिस इज रिएजेंट, चूंकि ये अटैक कर रहा है, जिस पर अटैक हो रहा है दिस इज सबस्ट्रेट। और क्या मैं बोल दूं बेटा राइट साइड में कि ये प्रोडक्ट बना है, राइट साइड में बेटा नए बॉन्ड बन चुके हैं, दिस इज प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हां, दोनों में पहले प्लस आएगा, ये बात तय है कि दोनों में पहले प्लस आएगा। हर कंपाउंड में पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, हर कंपाउंड में पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। क्लियर? तो बेटा प्लस और माइनस दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, कहानी खत्म, प्रोडक्ट बन जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी कॉन्सेप्ट पे चलाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आ जाओ, तो यहां पे सबस्ट्रेट और, अब देखो सबस्ट्रेट और रिएजेंट में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? तो आप बोलोगे रिएक्टेंट में बेटा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दिस इज बॉन्ड ब्रेक। यहां पे बेटा ब्रेकअप हो रहा है और यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में बेटा पैचअप जिसको आप बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड ब्रेक भी क्लियर हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन भी क्लियर हुआ, सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्लियर हुआ। 2022 नीट पूछा गया था, अ सबस्ट्रेट अटैक्स ऑन अ रिएजेंट एंड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। अगर आपको नहीं पता जी उसी में सबस्ट्रेट रिएजेंट क्या है तो कैसे निकालोगे? सबस्ट्रेट पर अटैक होता है, रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है ना? रिएजेंट अटैक करता है और सबस्ट्रेट आपके पास उस पर अटैक होता है। आ जाओ, नेक्स्ट कहानी आपको सुनाता हूं, नेचर ऑफ रिएजेंट। अब हमने आपको सबसे पहले बेटा रिएक्टेंट पढ़ाया। रिएक्टेंट दो तरीके के होते हैं यह भी बता दिया, एक को बोल दिया सबस्ट्रेट जिस पर अटैक होता है और एक को बोल दिया रिएजेंट जो अटैक करता है, जो अटैक करता है। अब रिएजेंट का भी दो तरीका है बेटा, रिएजेंट भी दो क्लासिफिकेशन है रिएजेंट का भी। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्टेंट दो तरीके का हो गया, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल का मतलब होता है बेटा लव, फाइल का मतलब होता है लव, इतना समझ जाओ, इट इज नथिंग बट इट इज लव। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन लवर, ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर,
ऐसे स्पेसीज जो न्यूक्लियस को प्यार करते हैं। इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या बेटा मैं इलेक्ट्रॉन लवर को लिख दूं नेगेटिव चार्ज लवर। उसी तरह न्यूक्लियस लवर को क्या मैं बेटा पॉजिटिव चार्ज लवर लिखूं। इलेक्ट्रॉन लवर नेगेटिव चार्ज लवर, और यहां पे न्यूक्लियस लवर इज अ पॉजिटिव चार्ज लवर। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? क्लियर हुआ? यस, सबस्ट्रेट ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही है। यहां आओ, सबस्ट्रेट जिस पर अटैक होता है रिएजेंट अटैक करता है। रिएजेंट दो तरीके के हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन लवर है वो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज लवर है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो न्यूक्लियस लवर है वो न्यूक्लियोफाइल है। जो पॉजिटिव चार्ज लवर है वो न्यूक्लियोफाइल है। कोई प्रॉब्लम? सो न्यूक्लियस लवर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस लवर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन लवर इज इलेक्ट्रोफाइल। अब एक एक करके मैं पहले इलेक्ट्रोफाइल बताऊंगा, फिर आगे जाके न्यूक्लियोफाइल बताऊंगा। रेडी है? क्लियर है? रेडी है? अब आ जाओ बेटा, यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूं इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? नेक्स्ट प्रॉब्लम में इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड बताता हूं। इलेक्ट्रॉन लवर इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज। बेटा इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन लवर। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब क्या मैं इसको लिख दूं नेगेटिव चार्ज लवर। भाई इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज लवर। आ जाओ, नेगेटिव चार्ज लवर। अब सुनो कहानी। कौन नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा? जो पहले से पॉजिटिव चार्ज हो। कौन नेगेटिव चार्ज को करेगा? जो पहले से पॉजिटिव चार्ज हो। तो सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज। जो पहले से पॉजिटिव चार्ज हो वही तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, वही तो नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज। अच्छा, और यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, और यहां पे लिखेंगे बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़े, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। अब यहां पे समझना होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखना, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। भाई केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा होगा, या केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा नॉलेज, कि बेटा इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है कोई, नेगेटिव चार्ज क्यों लेता है? क्योंकि ऑक्टेट की कमी होगी, स्टेबल होना चाहता है। सुनो, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पे, इसलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन लेता है। या तो कोई पहले से पॉजिटिव चार्ज हो, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन लवर होगा ये। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया? या तो पहले से पॉजिटिव चार्ज हो, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हो। जैसे खास करके बेटा एग्जाम्पल के तौर पे H+, Cl+, Br+, SO3H+, उसके बाद बेटा NO+, NO2+, अल्काइल पे प्लस, CH2 पे प्लस OH-, CH2OH, उसके बाद CH3C डबल बॉन्ड O पे प्लस चार्ज। दिस इज व्हाट, जहां भी पॉजिटिवली चार्ज दिख जाए ये सारे के सारे क्या है? दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी तो होंगे जैसे बेटा आपके एग्जांपल पे BF3, AlCl3, SO3, ZnCl2, BeCl2, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, FeCl3, SnCl2, SnCl4, जिसके पास बेटा कहीं से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लवर हो गया। जैसे बेटा आपके पास C डबल बॉन्ड O है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे RC डबल बॉन्ड OCl है मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, RCl है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, RC डबल बॉन्ड O ऑक्स, ये एनहाइड्राइड में बना रहा हूं बेटा, पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा। उसी तरह एस्टर अगर मैं बनाऊं RC डबल बॉन्ड OR तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आ जाओ, अब आते हैं कि सर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज हो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हो, या तो स्पेसी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। अब आ जाओ थोड़ा गौर से, यार एक बात बताओ नोट करके, यार एक बात बताना, पहले नोट कर लेना। नोट के ऊपर लिखो बेटा VT सर स्पेशल।
सब लोग ये पढ़ के जाएंगे। एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि एक बात बताओ, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? फ्री रेडिकल अनस्टेबल स्पेसी होता है। फ्री रेडिकल अनस्टेबल स्पेसी होता है, और वो अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। फ्री रेडिकल SnCl4 कैसे? SnCl4 में भी बेटा लुईस एसिड है ना, SnCl4 गधेड़ो, वैकेंट डी ऑर्बिटल लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अरे अरे गजब हो गया। SnCl ये लुईस एसिड के कैटेगरी के आते हैं भाई, ये सारे के सारे लुईस एसिड कैटेगरी के। SnCl2 आप एक काम करो, SnCl4 हटा दो, बिकॉज इट माइट SnCl4 नहीं होगा, SnCl2 होगा। यस, तो ये सारे लुईस एसिड की कैटेगरी हैं। चलो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्री रेडिकल क्या होगा। VTS में फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। तो फ्री रेडिकल जितने हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन लवर, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपल लिखो, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हैं, और वो क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट। सर याद करना होगा क्या? एग्जाम्पल याद नहीं करना है बेटा। जहां भी पॉजिटिव चार्ज दिखे, जहां भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। क्लियर है? RCl में Cl पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है भाई। RCl में R पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब एक यहां पे लिखोगे चॉकलेट क्वेश्चन। लिखवाऊं? चॉकलेट क्वेश्चन लिखवाऊं? अब आ जाओ चॉकलेट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अ चॉकलेट क्वेश्चन? चॉकलेट क्वेश्चन, आ जाओ चॉकलेट क्वेश्चन पे आते हैं कि H3O+ वेदर इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, NH4+ वेदर इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल और नॉट। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस और स्लैश नो। आपका क्या कहना है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? यस स्लैश नो। बताओ। चॉकलेट क्वेश्चन। होते क्या है फ्री रेडिकल? बताया हुआ है, फिर भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब यहां आ जाओ बेटा, यहां पे कि यस और नो में आओ। सबसे पहले आपको यह लगेगा सर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो केटायन, ये तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। आंसर इज नो, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। फिर होगा कि सर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब होना चाहिए, फिर आंसर आएगा नो, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। पता है क्यों? अरे भाई H3O+ में ऑक्टेट कंप्लीट है, H3O+ में ऑक्टेट कंप्लीट है भाई। H3O+ में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्सीजन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो है। सिमिलरली बेटा NH4+ में नाइट्रोजन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वो है। ऑक्सीजन के चारों तरफ देखो 3 बॉन्ड बने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर के फॉर्म में 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में। यहां पे देखोगे 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस व्हाई दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज they have complete octet. They are not electrophile because they have complete octet. कोई प्रॉब्लम? They are not electrophile because they have complete octet. What about H2O? Again H2O में भी कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। H2O में भी अगर आप कुछ डाउट पूछते हो तो भाई ऑक्सीजन के चारों तरफ ध्यान दो, 2 बॉन्ड बने हैं मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो भाई वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, चाहे वो भरसक पॉजिटिव चार्ज क्यों ना हो। पॉजिटिव चार्ज जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी यहां पे एक काम करेंगे, एक बना लेंगे बेटा डब्बा, और डब्बा में बेटा लिखेंगे बेटा VTS। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो सबसे पहले बेटा पॉजिटिव चार्ज जिसका इनकंप्लीट ऑक्टेट है, पॉजिटिव चार्ज जिसका इनकंप्लीट ऑक्टेट है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा आपके पास आएगा वैकेंट ऑर्बिटल, या सीधा लिखोगे वैकेंट
वैकेंट ऑर्बिटल मत लिखो, लिखो क्या लिखा था हमने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। ठीक है, तीसरा आप देखो, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज में भी क्या है खास बात, इनकंप्लीट ऑक्टेट, इनकंप्लीट ऑक्टेट। सिमिलरली आपके पास आएगा बेटा फ्री रेडिकल। व्हाट इज फ्री रेडिकल, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। फ्री रेडिकल मतलब ये क्या है, इसके पास इनकंप्लीट ऑक्टेट। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये क्या है, लुईस एसिड, लुईस एसिड का मतलब इसके पास भी इनकंप्लीट ऑक्टेट है। लुईस एसिड के पास भी बेटा इनकंप्लीट ऑक्टेट है, और इनकंप्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया, सिंपल, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, अनस्टेबल। हुआ क्लियर? पॉजिटिव चार्ज इनकंप्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज इनकंप्लीट ऑक्टेट, फ्री रेडिकल इनकंप्लीट ऑक्टेट, लुईस एसिड इनकंप्लीट ऑक्टेट। क्लियर है, समझ में आया? तो ये सारे होंगे, जो भी इनकंप्लीट ऑक्टेट होगा, जिसको भी इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी, वो सारे के सारे क्या होंगे, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफाइल आज के बाद कभी याद रखना हो तो ये होगा आपके लिए, जिसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। हुआ क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इनकंप्लीट ऑक्टेट, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हो उसका भी इनकंप्लीट ऑक्टेट, या तो फ्री रेडिकल हो वो भी इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है। लुईस एसिड, लुईस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। व्हाट आर लुईस एसिड? लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या होते हैं? वैसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें। वीटीएस का मतलब क्या होता है, वीटी सर स्पेशल, वीटी सर स्पेशल। ठीक है, वीटी सर स्पेशल आपको मिल गया इलेक्ट्रोफाइल के लिए। समझ में आया? चलिए अब आते हैं उसके बाद न्यूक्लियोफाइल पे। आज के बाद इलेक्ट्रोफाइल कोई दिक्कत तो नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में इनकंप्लीट ऑक्टेट हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज इनकंप्लीट ऑक्टेट को बोलते हैं। फ्री रेडिकल का इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है। लुईस एसिड इनकंप्लीट ऑक्टेट होता है। लुईस एसिड ये हो गया, ये हो गया, सब इनकंप्लीट होता है। पॉजिटिव चार्ज हैविंग इनकंप्लीट ऑक्टेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं बेटा न्यूक्लियोफाइल तो क्या बोलोगे? अगर मैं बेटा आपको बोलूं न्यूक्लियोफाइल तो क्या बोलोगे? सुनो गौर से। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच। सुनोगे गौर से, नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच। अब आ जाओ, न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया सिंपल पार्टिकल, न्यूक्लियस लवर। एक बात बताओ, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? तो न्यूक्लियस में सर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल है, मतलब एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज। सो न्यूक्लियस लवर बोलो या पॉजिटिव चार्ज लवर बोलो, बात तो एक ही है। क्लियर हो गया? अब सुना बड़े गौर से। सर मेरा पहले लाइव सेशन ज्वाइन करने का फायदा नहीं है कोई मेरे? अरे भाई तुम्हारी जिंदगी में नखड़े खत्म नहीं हो रहे, इधर आओ चुपचाप से। कौन है न्यूक्लियोफाइल में? इधर आओ। न्यू पॉजिटिव चार्ज कौन पसंद करेगा? जो पहले से निगेटिवली चार्ज हो। भाई पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? जो पहले से नेगेटिवली चार्ज हो। क्लियर हो? और बेटा इसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन रिच हो। नेगेटिवली चार्ज हो और इसमें क्या होना है? इलेक्ट्रॉन रिच होना है। और क्या होना है बेटा? सिंपल, इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ेगा। और हैविंग लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ही है बेटा जिसके पास लोन पेयर हो। हैविंग लोन पेयर, या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब लोन पेयर हो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? सुनो, बहुत इजी मेथड में कि कोई न्यूक्लियस लवर हो, कोई पॉजिटिव चार्ज लवर हो, कोई नेगेटिवली चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन रिच हो और हैविंग लोन पेयर हो। यहां आ जाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल याद नहीं करना, जैसे H- इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, OH- इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ROR- इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, CN- इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, I- इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, Br- न्यूक्लियोफाइल,
F माइनस न्यूक्लियोफाइल, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल, NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल, एंड बेटा CH3 CH2 माइनस, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, जितने भी माइनस चार्ज हैं, जितने भी माइनस चार्ज है सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे कि दिस इज व्हाट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हो गए। जैसे मान लीजिए H2O है, मान लीजिए आपके पास क्या हो, H2O है। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, या तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हो या तो लोन पेयर बोल सकते हो। सुनो आप अमोनिया के पास लोन पेयर है, आप सुनो आपके पास ROH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिंपल है। ROR इसमें भी बेटा लोन पेयर है, सिंपली RNH2 इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। उसके पास R3N, जहां भी लोन पेयर दिख जाए बेटा बड़ा क्लियरली बता देना कि वहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं उसको। हुआ क्लियर? नेगेटिवली चार्ज लवर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज लवर दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिवली चार्ज दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिवली चार्ज लवर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? और आगे आ जाते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास आएंगे बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल समझ आया? न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो। कहीं भी नेगेटिव चार्ज दिख जाए वो न्यूक्लियोफाइल है, कहीं भी लोन पेयर दिख जाए वो न्यूक्लियोफाइल है। कहीं भी पॉजिटिवली चार्ज दिख जाए और कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल दिख जाए, वैकेंट ऑर्बिटल कहने का मतलब है किसी के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिख जाए, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में समझ आया? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में समझ आया? न्यूक्लियोफाइल का VTS क्या है कि वो नेगेटिवली चार्ज है या फिर उसके पास लोन पेयर है। ठीक है, क्लियर है? कई लोगों को नहीं पता है कि सर ये लोन पेयर क्या है। बेटा ये सब तो प्लीज क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है, लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, पहले केमिकल बॉन्ड पढ़ाना होता है, नहीं पहले GOC पढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट, अब आओ यहां पे न्यूक्लियोफाइल हो गया। नेक्स्ट कहानी आपके पास आते हैं बॉन्ड क्लीवेज का। मैंने आपको कितनी बार बेटा समझाया हुआ है कि आप चैट्स में केवल वही लिखेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड है, बाकी डजंट मैटर। ठीक है, अब कई लोग होते हैं जो MB फाइल भी बता दो। बेटा MB फाइल सिलेबस में नहीं है तो क्यों बता दे? MB फाइल अगर सिलेबस में नहीं है तो क्यों बता दे? चलो अब आ जाओ बेटा आपके पास कि MB फाइल क्या होते हैं। सुन लो, लिखना नहीं है। ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं, उसको हम MB फाइल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, उसको हम MB फाइल बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जहां पे MB फाइल इस्तेमाल होगा। वो बस स्टाइल मारने की चीज है, हम यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टाइल नहीं मार रहे। आ जाओ अब बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं। बॉन्ड क्लीवेज बेटा दो तरीके से होता है। बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके से होता है। एक को बोलते हैं बेटा होमोलिटिक, एक को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। आ जाओ, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्या होता है? मान लीजिए बेटा, मान लीजिए आपको कहीं से किसी से लड़ाई होगी। ठीक है, मान लो दो लोग मिलकर ना कोई बिजनेस कर रहे थे। मान लो कोई एक बाबू है और कोई एक सोना है, जिनका बेटा बिजनेस था। हो सकता है यार ऐसा, तो किसी का बिजनेस था। अब बिजनेस में क्या हुआ, इन दोनों की लड़ाई हो गई। होता है ना जिंदगी में, परेशानियां कम थोड़ी है, तो बेटा लड़ाई होगा। अब मान लो बेटा ये जो एक ज्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है, भाई ऑब्वियसली कोई एक ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो दोनों केस में कुछ भी हो सकता है। तो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा से ज्यादा यहां से लेके चला जाएगा। भाई जो ज्यादा पावरफुल है वो बिजनेस का ज्यादा हिस्सा रख लेगा अपने पास। मान लो इनका 1000 रुपए का बिजनेस था तो 900 तो ज्यादा पावरफुल के पास चला गया, और जो बचा खुचा बेचारा बी के पास 10 रुपए ही रह पाया। तो और मान लो कुछ ऐसा होगा कि दोनों इक्वल पावरफुल है, दोनों इक्वली पावरफुल हैं, तो ए के पास भी 500 रुपए आए 1000 में से और बी के पास भी 500 रुपए आए 1000 में से। दो ही केस हो सकता है। भाई दो लोगों का बिजनेस था, मान लो दोनों अलग अलग हुए, लड़ाई हो गई, दोनों अलग हुए। हो सकता है दोनों इक्वल लेके अलग हो, या मान लो जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा लेके निकल लेगा। यही दो केस हो सकता है, राइट? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो इक्वल पार्टीशन हो या तो बेटा अनइक्वल पार्टीशन हो। आइए उसी तरह जब कोई बॉन्ड क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब टूटना,
बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉस टूटना, ब्रेक करना। बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। ऑर्गेनिक में बॉन्ड ब्रेकिंग को बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं, दरार। इफ अगर डिक्शनरी मतलब समझते हैं तो दरार को बोलते हैं क्लीवेज, राइट। आ जाओ, तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है? जब बॉन्ड टूटे तो इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो। मतलब अगर मैं बॉन्ड ए और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब बॉन्ड टूटे तो ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इक्वल इक्वल जब पार्टीशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। मतलब अगर ए और बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो हो सकता है ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं, बी के पास मिले ही ना। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब बराबर की भागीदारी हुई है, बराबर का बंटवारा हुआ है। हेट्रोलिटिक का मतलब बराबर का बंटवारा नहीं हुआ है। होमोलिटिक का मतलब होता है, होमो का मतलब ही होता है सेम। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, होमो इज व्हाट? होमो इज सेम। एंड हेट्रो इज व्हाट? हेट्रो इज डिफरेंट। होमो इज सेम एंड हेट्रो इज डिफरेंट। सो अगर केसेस, अब यहीं से ऑर्गेनिक रिएक्शन चालू होता है। रिलेट करके सोचना चालू करो। कोई बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटने के दो तरीका हो सकता है, या तो इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन टूट रहा है या तो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन टूट रहा है। अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन टूट रहा है तो इसी को बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। स्पेशली हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। और अगर अन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट रहा है तो देखो, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक के पास लोन पेयर आ गया और इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल हो गया। कहने का मतलब है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है इक्वल ब्रेकिंग। यहां पे लिखेंगे इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बराबर बराबर बॉन्ड टूटा है, इक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और यहां पे समझते हैं हेट्रोलिटिक में क्या होगा? अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दिस इज हेट्रोलिटिक। अब यहीं से बेटा आपका जीओसी स्टार्ट होने लगेगा धीरे धीरे। अब थोड़ा गौर से समझना, थोड़ा गौर से समझना। होमोलिटिक को पहले डिस्कस करूंगा, फिर हेट्रोलिटिक पे आता हूं। आ जाओ, अब होमोलिटिक में ही मैं फ्री रेडिकल पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। आओ, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, टाइटल डाल दो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, सुनो गौर से। अगर आपके पास कोई बॉन्ड है ए और बी, अगर आपके पास ये बॉन्ड है ए और बी, ए का इलेक्ट्रॉन होगा, बी का इलेक्ट्रॉन होगा। कोई भी बॉन्ड तभी बनता है जब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बन जाते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज क्या कहता है कि क्लीवेज का मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड में दरार आना। तो अगर में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है होमोलिटिक क्लीवेज में, तो ये मस्ट है कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और बी के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग में हमेशा यही केस होगा, क्योंकि एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। नहीं समझ आया होगा? कह रहा है कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। आ जाओ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बॉन्डिंग एटम। जो बॉन्ड बनाने वाले एटम है उसके बीच में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर? इसको कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। किसी का सवाल था फ्री रेडिकल क्या होता है? एक ऐसा एटम जिसके पास सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन हो, एक इकलौता। अभी तक आपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सुना था, लोन पेयर। सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलता है। और अगर यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसी को लोन पेयर कहते हैं। कई लोगों का सवाल लोन पेयर क्या होता है? आओ भाई यहां पे कि दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। ए के साथ एक इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज फ्री रेडिकल। बी के साथ एक इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इट इज फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल का मतलब है एटम हैविंग सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के लिए एटम हैविंग सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, एटम हैविंग सिंगल
ऑड इलेक्ट्रॉन, एटम हैविंग सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत? एटम हैविंग सिंगल फ्री रेडिकल दैट इज कॉल्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? एटम हैविंग सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। अब कई लोग कहते हैं कि सर ये न्यूट्रल है कि क्या है? अरे भाई, हर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो एवरी फ्री रेडिकल इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एवरी फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दुनिया का हर फ्री रेडिकल बेटा अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो क्या बेटा आपको समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे इसको? अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल दूंगा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। बढ़िया, मजा आ गया। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज विच ऑलवेज गिव फ्री रेडिकल एंड विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हेंस इट विल ऑलवेज गिव अ इलेक्ट्रोफाइल। हेंस इट विल ऑलवेज गिव अ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ? अब होगा कि भाई हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या हुआ? सर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब हो गया अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, दिस इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी। आगे बढ़ते हैं, हेट्रोलिटिक का मतलब है अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। आओ, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, या फिर यहां पे लिखेंगे अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में सिंपल हो गया, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। जैसे यहां पे आओगे, दिस इज व्हाट, दिस इज ए एंड दिस इज बॉन्डेड टू बी, ए और बी बॉन्ड है, ठीक है। जैसे ही बेटा हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, बेटा क्या होगा, इस बॉन्ड के में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में बी का एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अनइक्वल ब्रेकिंग का मतलब हो गया, इक्वल का मतलब हो गया ए का इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, ठीक है, दिस इज इक्वल। अनइक्वल का मतलब हो गया कि बेटा हो सकता है ए के पास सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएं, बी के पास कुछ भी नहीं मिले, यही तो अनइक्वल हो सकता है। या दूसरा पॉसिबल केस है, बी के पास सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएं, ए के पास इलेक्ट्रॉन बचे ही ना, यह भी तो हो सकता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको होता है नेगेटिव चार्ज, एंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है बेटा उसके पास हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और बी के पास से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो बचा पॉजिटिव चार्ज। या तो ये केस हो सकता है या फिर बेटा ये केस हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा कि कब क्या होगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में नेगेटिव चार्ज जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बनेगा, और अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नीचे वाला बनेगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड होता है। कहने का मतलब है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज, कहने का मतलब है बेटा कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड अनइक्वली। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वली शिफ्टेड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वली शिफ्टेड टू एनी वन एटम। किसी भी एटम के पास अनइक्वल शिफ्टिंग हो जाता है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा किस पर नेगेटिव किस पर पॉजिटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पता करो, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दोनों में प्लस हो गया, दोनों में प्लस, अच्छा दोनों में प्लस नहीं, जब एक पे प्लस आ रहा है तो बी पे माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शिफ्टेड टू एनी वन एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो होमोलिटिक में क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल। हेट्रोलिटिक में क्या बन रहा है, केटाइन और एनाइन। होमोलिटिक का प्रोडक्ट क्या दे रहा था, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल, और बेटा यहां पे क्या दे रहा है सर, केटाइन और एनाइन। सो द प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज इज, यहां पे क्या दे रहा है बेटा, केटाइन भी देगा एंड एनाइन भी प्रोड्यूस करेगा। किसी भी केस में हेट्रोलिटिक क्लीवेज के हर केस में केटाइन भी बनेगा, एनाइन भी बनेगा। कौन केटाइन बनेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन एनाइन बनेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन एनाइन बनेगा, जिसकी तरफ सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया वो एनाइन बन जाएगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं वो केटाइन बन जाएगा।
क्लियर? यहां पे केटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन होगा एज अ प्रोडक्ट, वहां पे फ्री रेडिकल एज अ प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे केटाइन एंड एनाइन दोनों ही यहां पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। वहां पे फ्री रेडिकल इज अ प्रोडक्ट, फ्री रेडिकल क्या बन रहा है आपके पास? प्रोडक्ट बन रहा है, बट यहां पे हेट्रोलिटिक में आपके पास केटाइन और एनाइन प्रोडक्ट बनेगा। केटाइन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो हमने लिख दिया केटाइन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। एनाइन क्या होता है? आपने समझ लिया सर, एनाइन इज अ न्यूक्लियोफाइल। सो केटाइन एंड एनाइन बने, या फिर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बने। होमोलिटिक में केवल फ्री रेडिकल बनता है, हेट्रोलिटिक में दोनों केटाइन और एनाइन बनता है। अब ध्यान दे बेटा, यहां पे देखो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है या नहीं है, 30 सेकंड सोच के बोलना। हमने जो अभी बताया है होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है या नहीं है? हां, अब 30 सेकंड सोचो पहले। तो सबसे पहले इसको सोचने का तरीका देखो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन है कि नहीं है। ये ऐसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब है ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब देखो यहां पे ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, न्यू बॉन्ड्स तो बना ही नहीं है भाई। ओल्ड बॉन्ड्स तो ब्रेक हुए हैं, न्यू बॉन्ड्स तो बना ही नहीं है। चाहे होमोलिटिक में देख लो, यहां पे केवल ब्रेक हुआ है, अभी न्यू बॉन्ड्स बना नहीं है। सो दिस इज नॉट अ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म भी होते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। यहां पे केवल ब्रेकिंग और क्लीवेज की बात हो रही है, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो अगर हम कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट बन रहा है या फ्री रेडिकल प्रोडक्ट बन रही है, गलत है। प्रोडक्ट तो रिएक्शन का बनता है, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब है प्रोडक्ट बनने से पहले अगर कुछ बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट। तो आपने जो देखा फ्री रेडिकल, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज अ इंटरमीडिएट। व्हाट इज इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट का मतलब है स्पेशीज फॉर्म्ड, स्पेशीज फॉर्म्ड। इंटरमीडिएट का मतलब है ऐसा स्पेशीज जो फॉर्म होता है इन बिटवीन, स्पेशीज फॉर्म्ड इन बिटवीन, सॉरी, स्पेशीज फॉर्म्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। स्पेशीज फॉर्म्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले जो स्पेशीज बने हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या? क्लीवेज रिएक्शंस आर नॉट ऑर्गेनिक रिएक्शन, नो। क्लीवेज रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इट इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये प्रोडक्ट, थोड़ी फाइनल चीज को प्रोडक्ट बोलते हैं, ये तो बीच में बना है। सो एनीथिंग बिटवीन फॉर्म्ड बिफोर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। उसी तरह ये जो केटाइन और एनाइन को जो आपने प्रोडक्ट लिखा है, उसको मिटा के आप लिखो यहां पे, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज अ इंटरमीडिएट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर। नाउ वी विल स्टडी रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन भी लिख लेते हैं। चलो यहां पे आ जाओ, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बाद आ जाओ इंटरमीडिएट क्या होता है, या फिर लिखो टाइटल रिएक्शन इंटरमीडिएट। व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? लिखो व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, लिखा? लिखो अब रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कि ए स्पेशीज दैट इज फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। सुनो यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? स्पेशीज फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ए स्पेशीज फॉर्म्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले कुछ बनता है, उसी को कहते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। ए स्पेशीज फॉर्म्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने कितने स्पेशीज पढ़ लिए? तो सबसे पहला स्पेशी बेटा हम देखने वाले हैं केटायन, दूसरा स्पेशी देखने वाले हैं हम बेटा फ्री रेडिकल, तीसरा स्पेशी हम देखने वाले हैं एनायन, तीसरा स्पेशी हम देखने वाले हैं एनायन। ठीक है, होता तो बेटा आपके पास कार्बीन भी है, होता तो बेटा आपके पास कार्बीन बेंजाइन भी है, होता तो आपके पास बेटा नाइट्रीन भी है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, बट
खुशी की बात यह है बेटा, खुशी की नहीं, आप सब लोगों की बात है कि नॉट इन सिलेबस। कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट सिलेबस में है? तो केवल केटाइन, एनाइन और फ्री रेडिकल। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पेसीज फॉर्म बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पे आओ, ये केटाइन है, ये फ्री रेडिकल है, एनाइन है, यही 3 सिलेबस में है। एक एक करके अब हम सारे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आप लिख लो केटाइन, कार्बोकेटाइन। सबसे पहले आप लिखो कार्बोकेटाइन, लिखे, आ जाओ बेटा कार्बोकेटाइन। सबसे पहला इंटरमीडिएट अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन, आ जाओ। केटाइन, कार्बन के ऊपर जो केटाइन होगा दैट इज कार्बोकेटाइन। पहली बात कि यार कार्बन किसी भी एक एटम से जुड़ा होगा, पहले से कार्बन किसी भी एक एटम से जुड़ा होगा भाई। यहां पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ होगा। केटाइन कैसे बनता है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। ठीक, तो सबसे पहले सर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड। और जब केटाइन होता है तो केटाइन के बेटा 3 बॉन्ड बन रहे होते हैं। केटाइन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स एंड देन जेड माइनस अलग हो जाएगा। सुनो, कार्बोकेटाइन क्या है? तो सबसे पहली बात पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज। कार्बोकेटाइन क्या है? तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज। कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज कार्बोकेटाइन? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। उसके बाद व्हाट इज अ, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज है, तो सुनो यहां पे दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। भाई वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहोगे कि सर 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। क्यों? अरे किसी भी कार्बोकेटाइन के पास 3 बॉन्ड होता है, क्योंकि चौथा बॉन्ड था तो वो टूट गया ना। कार्बन के पास पहले से 4 बॉन्ड बने होंगे, पर टूटा है मतलब 3 बॉन्ड ही बचा होगा ना। आंसर तो इसका सीधा है कि कार्बोकेटाइन की 3 बॉन्ड क्यों है? कार्बोकेटाइन बनता कैसे? एक बॉन्ड तोड़ के। पहले से कार्बन के 4 बॉन्ड बने होते हैं, क्योंकि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्पेसी, ये तो सबको समझ आता है। 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आओ अब आ जाओ बेटा यहां पे कि सर ये भी समझ आ गया 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। नेक्स्ट कहानी, अब देखो कि कार्बोकेटाइन इनकंप्लीट ऑक्टेट है कि कंप्लीट ऑक्टेट? तो बहुत सिंपल है सर, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इनकंप्लीट ऑक्टेट होगा। कहीं से कोई वो नहीं है, बात नहीं है, समझ में आ रहा है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। और इनकंप्लीट है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे इसको। भाई इनकंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, सीधा सीधा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अरे भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज को क्या मैं इलेक्ट्रोफाइल लिख सकता हूं? तो लिखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज को, यार ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लवर तो होंगे ही, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक? भाई पैरामैग्नेटिक तो तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। यहां तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है भाई। ये देखो इस में 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं ना। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है? सर दिस इज वेरी सिंपल, इट इज अ पेयर्ड डायामैग्नेटिक स्पेशी। भाई डायामैग्नेटिक स्पेशीज को बोलते हैं बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। डायामैग्नेटिक स्पेशीज, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या है? पेयर्ड है। इट इज अ डायामैग्नेटिक स्पेशी। एक और बात बताओ, अगर किसी के सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 होता है, देखो यहां पे लोन पेयर तो है नहीं, 0 लोन पेयर। पहले लिख लो कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर यहां पे कुछ नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो देख पा रहे हो तो लोन पेयर भी नहीं है, तो लिख लो यहां पे कि सर 0 लोन पेयर है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है। अगर ऐसा हुआ कि इफ यू हैव 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर, तो क्या बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज प्लेनर। प्लेनर और नॉन प्लेनर लिखना है, और बगल में लिख लेना बेटा इसको, ज्योमेट्री में हम बोलते हैं ट्राइगोनल, और फिर क्या बोलते हैं बेटा आपके पास? प्लेनर। कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा 3 का मतलब sp2 होता है, sp3 नहीं। 3 का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3 होता है।
ठीक है। आ जाते हैं, अब आओगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हो गया। नेक्स्ट कहानी आते हैं कार्बोकेटाइन के रीअरेंज, मतलब इस पे दो चीजें अभी है। एक तो होता है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट जो कि आप बाद में पढ़ोगे, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो कि आप जीओसी में फर्दर आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां तक अपन लिखते हैं कार्बोकेटाइन में। फिर अपन आते हैं बेटा फ्री रेडिकल, या पहले कार्बन आयन ही कर लेते हैं फिर फ्री रेडिकल करेंगे। कार्बोकेटाइन अपना हो गया, कार्बन आयन लिखेंगे और फिर फ्री रेडिकल लिखेंगे। बिल्कुल सही है, आ जाओ। अब आते हैं कार्बन आयन के ऊपर कि सर सबसे पहले अब लिखते हैं दूसरा इंटरमीडिएट, दैट इज कार्ब अनायन। कार्बन आयन की बात करते हैं। अब कार्बन आयन में क्या है कि भाई कार्बन और जेड है, कार्बन के पहले से 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के पहले से 3 बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पे आओ, कार्बन के पहले से 3 बॉन्ड यहां भी बन रहे थे। यहां पे जो जेड था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जेड था कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस चला गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर कुछ ऐसा केस रहे कि जेड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, मतलब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऐसा है कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो क्या होने वाला है? अगर ऐसा है कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो भाई कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जेड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे आओ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को कार्बन आयन कहते हैं। यहां सुनो, सबसे पहली चीज, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। सबसे पहली चीज कार्बन आयन में क्या है? दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखो, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1, 2 और 3, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है। यह बात हमेशा हमेशा के लिए अपने सर पे टैटू करवा लो, या तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझ के रखना है कि अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है दैट मींस इट इज अ लोन पेयर। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है दैट सिंपली मींस इट इज अ लोन पेयर। आ जाओ, क्या मैं बोल दूं यहां पे कि 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल? भाई 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है या नहीं है? अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बेटा इसका कंप्लीट ऑक्टेट है? 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, तो क्या भाई आपके पास कंप्लीट ऑक्टेट है? क्या कंप्लीट ऑक्टेट है, लोन पेयर है, तो क्या यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? हां भाई, अच्छी बात है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहां भी आप देख पा रहे हो कि सर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर, यहां पे इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर, यहां पे इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर, और यहां पे लोन पेयर। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि सर ऑल आर पेयर्ड, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? पेयर्ड है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहां पे कि सर अब देखोगे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो पता चला कि सर 3 सिग्मा बॉन्ड और लेकिन लोन पेयर 1 है। 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर होता है तो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है? अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ बेटा ये क्या है? टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इज अ नॉन प्लेनर। जैसे केटाइन प्लेनर था वैसे एनायन नॉन प्लेनर है। केटाइन प्लेनर था उसी तरह एनायन नॉन प्लेनर है। यहां पे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 + 1 4 हो गया। 4 का मतलब क्या हो गया आपके पास? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड नॉन प्लेनर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ में आया? आ जाओ, एक लिखेंगे यहां पे VTS, जो कि कोई नहीं बताएगा, आप अपने बच्चों से जाके, मतलब आपके जो दोस्त हैं उनसे जाके पूछना। ओके, बॉन्ड ब्रेक होके ही बेटा ये कार्बन आयन बनेगा या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ये ऑलरेडी बता रखा है। आओ अब VT सर स्पेशल। केटाइन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2। बहुत अच्छा। एनायन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3। ये भी आंसर सही है। समटाइम्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन इज sp2 एज वेल। कई कई बार एनायन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। लिखो, समटाइम्स एनायन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समटाइम्स एनायन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एनायन के पास बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, समटाइम्स एनायन हैज sp
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कुछ समय, अब ये क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, तो बहुत सिंपली समझोगे तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे बेटा CH2 माइनस। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले बताना पड़ेगा नहीं तो छूट जाएगा। आगे पढ़ने वाले हैं कि बेटा पाई सिग्मा चार्ज, दिस इज पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड चार्ज, इसको कहते हैं रेजोनेंस। अगर ऐसा केस रहे तो इसको रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस कुछ इस तरीके से बनता है CH2 माइनस, यहां पे देखोगे CH डबल बॉन्ड CH2। गौर से समझो, माइनस चार्ज बेटा यहां चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड आगे माइनस एक और आगे, डबल बॉन्ड अगले बॉन्ड में और माइनस चार्ज अगले के अगले कार्बन पे, डबल बॉन्ड अगले बॉन्ड में और माइनस चार्ज अगले के अगले कार्बन पे। कोई प्रॉब्लम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हो गया माइनस चार्ज, बोलो यहां पे हो गया माइनस चार्ज, बोलो बेटा क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आप बोलोगे कि सर कैसे sp2 हुआ, अरे भाई इस कार्बन की यहां पे तो sp3 दिख रहा है, यहां पे देखो इस कार्बन का sp2 हो गया। सो वेयर देयर इज हाइब्रिडाइजेशन, वेयर देयर इज रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज जब भी रेजोनेंस में होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जब भी रेजोनेंस में होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समटाइम्स एनाइन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कब होगा, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, तब जाके व्हेन नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस तब ये sp2 में होता है। पूछ लेना जाके अपने अगल बगल, बहुत ज्यादा नामी गिरामी कहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पता होगा उनको, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिखा दूंगा। पिरामिडल भी हो सकता है सर, बेटा ज्योमेट्री ऑलवेज फिक्स होती है। अब क्या होगा, रेजोनेंस। कई लोगों का होगा कि सर रेजोनेंस नहीं पढ़े, रेजोनेंस नहीं पढ़े। रेजोनेंस अगले चौथे लेक्चर में आता है, मतलब कल होगा इंडक्टिव, उसके आगे आएगा इंडक्टिव के एसिडिक बेसिक, और फिर चौथे लेक्चर में आ जाता है रेजोनेंस। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपके पास आ गया कार्बन आयन की पूरी पूरी चीज, ठीक है। जब भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में हो दैट मींस इट इज व्हाट, इट इज एन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आ जाओ नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बन आयन हो गया। आइए भाई फ्री रेडिकल की बात कर ले। कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बन आयन हो गया, फ्री रेडिकल की बात करते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट कहानी आपकी चलेगी फ्री रेडिकल की। नेक्स्ट कहानी आपकी फ्री रेडिकल की चलेगी। फ्री रेडिकल का मतलब है, फ्री रेडिकल का मतलब है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या हुआ, कार्बन। सबसे पहले फ्री रेडिकल कैसे होगा, कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड बने हैं और इसमें कंडीशन लिखने पड़ेगा, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बेटा सिंपल सिंपल कार्बन इधर, कार्बन इधर, कार्बन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, फ्री रेडिकल। आ जाओ, ये सबसे पहले बेटा ना ही इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है ना ही इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, सो इसलिए इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसी। सुना मैंने क्या बोला, ना ही इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है, इट इज सिंपल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं इसको। तो 3 तरह के इंटरमीडिएट हो गए, एक पॉजिटिव इंटरमीडिएट केटायन, नेगेटिव इंटरमीडिएट एनायन एंड न्यूट्रल इंटरमीडिएट दैट इज फ्री रेडिकल। आते हैं नेक्स्ट, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के बाद अब देखो यहां गौर से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 6 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट इनकंप्लीट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो बेटा इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है, तो 7 है, ऑक्टेट इनकंप्लीट। अगर ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकता हूं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो ये क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। होप इट इज क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी वेरी क्लियर। आई होप आप कर चुके होंगे, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, मुझे बताओ पैरामैग्नेटिक का है कि डायामैग्नेटिक है। अब यहां देखो,
यहां बॉन्ड पेयर बट दिस इज नॉट अ पेयर। ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज व्हाट, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो बड़ा सिंपली बेटा ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। अब पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मुझे बताओ sp2 है कि sp3 है? 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता। 3 सिग्मा बॉन्ड, यहां पे आओगे 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। तो आप जरा देखो तो ये क्या कार्बोकेटाइन जैसा है? ये कार्बोकेटाइन, उसमें इनकंप्लीट ऑक्टेट था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रोफाइल वो भी था, sp2 ये भी था। तो लगभग ये कार्बोकेटाइन जैसा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हां या ना बोलो, हां या ना बोलो। चलो आ जाओ, अब आते हैं बेटा VTS लिखते हैं। VTS पैरा ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन sp2, बहुत बढ़िया, sp2 हो गया। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट कहानी आपके पास आते हैं। अचानक से चैट कैसे बढ़ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट कहानी आपके पास आते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की। नेक्स्ट कहानी आपके पास आते हैं VTS। नेक्स्ट कहानी बेटा VTS पे आते हैं। सुनो VTS, चलो अब आते बेटा VTS के ऊपर। कैसे आओगे? सुनो, VTS कहता है कि कार्बोकेटाइन अगर आपके पास आए एंड फ्री रेडिकल, ये दोनों के दोनों कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल ये दोनों सेम नेचर के हैं। ये दोनों जो इंटरमीडिएट है वो सेम नेचर के हैं, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोनाइन है वो सेम नेचर का, वो मतलब सेम मतलब डिफरेंट नेचर का है इनके रेस्पेक्ट में। कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, कार्बोकेटाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और कार्बोनाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। कार्बोकेटाइन का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और कार्बोनाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, क्लियर है? ज्योमेट्री भी केटाइन जैसी सेम होगी, यस। इट इज ऑल्सो प्लेनर, sp2 एंड प्लेनर। sp2 कैसे हुआ? 3 बॉन्ड sp2 होता है, ठीक है। इट इज अगेन अ प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, प्लेनर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का और इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको स्टेबल कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन दे पाए। और इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको स्टेबल कौन करेगा? जो इसका इलेक्ट्रॉन ले पाए। भाई स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि बीचों बीच का रास्ता। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो देने वाला इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर देगा, अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा है तो लेने वाला इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर देगा। स्टेबिलिटी का मतलब बीचों बीच का रास्ता। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए आते हैं नेक्स्ट कहानी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे। यह था जीओसी का इंट्रोडक्शन। इंटरमीडिएट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, एंसो। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और फिर आ जाएगा इफेक्ट। आइए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की चर्चा करते हैं। गौर से समझेंगे, मजा आएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाला पॉइंट, अरे बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई चार्ज थोड़ी है, ये न्यूट्रल है भाई। इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज थोड़ी दिख रहा है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज थोड़ी दिख रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ज्योमेट्री कैसे निकालूं, केमिकल बॉन्डिंग। और आगे चलो, तो आपके पास ये रहा जीओसी का इंट्रोडक्शन। एंड जीओसी के इंट्रोडक्शन में आपको काफी चीजें यहां पे मिली होंगी। टाइम हो गया, थक गए हैं, ठीक है भाई, टाइम हो गया है, थक भी गए होंगे आप, समझ पा रहा हूं मैं। 3:45 भी हो गया आपका, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बाप रे सम्राट बेटा, आपने आज से 5 लेक्चर बाद की चीजें पूछ ली है, अभी कैसे बता पाऊंगा। आगे एक शायरी प्लीज। शायरी नहीं है बॉस मेरे पास। लेट मी फाइंड इट आउट इफ आई हैव समथिंग। लेट मी फाइंड। शायरी तो नहीं है, शायरी है क्या? चलो सुनो शायरी, सुनो शायरी, वाह वाह करो, थोड़ा वाह वाह करो, आ जाओ। ऐसा कहा है, मतलब कोई एक बाबू सोना बेचारे बिछड़ गए,
है ना। बिछड़ने के बाद की शायरी ऐसी है कि किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर थे हम, किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर थे हम, चाहा था सिर्फ एक तुमको और अब तुमसे ही दूर हैं हम। समझना, मतलब बातों की गहराइयों में जाओ कि किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर थे हम, किसी को क्या बताएं कि कितने